नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। ऋषिकेश में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का भंडाफोड़, 3 दबोचे। कुमाऊं विश्वविद्यालय की आज से होने वाली परीक्षाएं स्थगित। उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों में डस्टर बिन जरूरी। गौरव छात्र महासंघ अध्यक्ष बने हिमांशु सचिव निर्वाचित। तराई भाबर कोहरा और शीतलहर से ठिठुरा। रुड़की गर्भवती महिलाओं की मदद करेगा स्वस्थ गर्भ ऐप। मुख्यमंत्री को स्वच्छ राजनीति की सम्मान। अंकिता केस में वीआईपी का नाम हो सार्वजनिक, हरीश रावत। महिला आरक्षण बिल के ड्राफ्ट को दुरुस्त कर राजभवन भेजा। बिजली दर बढ़ोतरी के मूल प्रस्ताव में नहीं हुआ बदलाव। राज्यपाल ने राजभवन के 25 कार्मिकों को नवाजा। मॉक ड्रिल में कोरोना के आधे संसाधन चित्त। मोहान में बाघ पकड़ने को लगाए वाईफाई युक्त कैमरे। नैनीताल हिमालयन थार बढ़ाएंगे चिड़ियाघर की शान। वन भूमि मामले में जल्दी होगी उच्च स्तरीय बैठक, भट्ट। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के अध्यक्ष से बहाली की गुहार। 32 परीक्षाओं के लिए जारी किया लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर। एसटीएफ ने ऋषिकेश में विदेशी नागरिकों दूसरे राज्यों के लोगों के बिना दस्तावेजों के आधार, वोटर और पैन कार्ड बनाने वाले जन सेवा केंद्र का भंडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नेपाली नागरिक और 2 सगे भाई शामिल हैं। मौके में 640 कार्ड और कंप्यूटर बरामद किए गए। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि एम्स रोड स्थित इस जन सेवा केंद्र में अवैध तरीके से बगैर किसी डॉक्यूमेंट प्रूफ के लोगों के आधार, वोटर कार्ड समेत अन्य पहचान पत्र बनाए जा रहे थे। विदेशी नागरिकों के भी कार्ड बनाए गए, जिनमें ज्यादातर नेपाल के नागरिक। अग्रवाल ने बताया कि इन फर्जी पहचान पत्रों का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए तो इस्तेमाल नहीं हुआ, इसकी जांच की रहा है। बताया कि मौके में से 3 नेपाली नागरिकों के भारतीय वोटर आईडी कार्ड भी मिले। एसटीएफ ने फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने के बाद एक नेपाली नागरिक को एसएससी एपिटाइट सेंटर पर आधार कार्ड बनवाने भेजा। आरोपी लक्ष्मण कुमार सैनी ने 10,000 रुपये में नेपाली नागरिक का आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाने का सौदा किया और 26 दिसंबर को सैनी ने नेपाली नागरिक दिल बहादुर का पौड़ी के एक गाँव का वोटर आधार कार्ड बना दिया। वह आधार का फॉर्म भी भर लिया। लक्ष्मण सैनी और बाबू सैनी पुत्र छोटे लाल सैनी निवासी मीरानगर मार्ग गली नंबर 1 वीरभद्र ऋषिकेश भरत सिंह उर्फ भरते दमाई पुत्र टीकाराम नियर गौतमा जिला रुकुम नेपाल हाल निवासी धारी देवी कल्याण। प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण के लिए राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक वाहनों में डस्टबिन लगाए जाएंगे। सभी आरटीओ को आरटीए की बैठक में इसका प्रस्ताव पारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही परिवहन का अधिकारियों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के मामले में कार्रवाई का अधिकार दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में बाहर से आने वाले पर्यटक वाहनों में पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के आदेश दिए थे। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने राज्य में संचालित सार्वजनिक यात्री वाहनों में भी यह व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। संयुक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि लोगों को प्लास्टिक कचरे के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। छोटे टैक्सी, मैक्सी कैब वाहन चालकों को भी प्रेरित किया जाएगा कि वो सफर के दौरान यात्रियों को जागरूक करें। साथ ही परिवहन अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में मंगलवार को छात्र महासंघ का चुनाव संपन्न। एबीवीपी के गौरव मटवाल समेत 4 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 2 पदों पर मतदान प्रक्रिया हुई। कुल 15 विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विजयी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराई। मुख्य विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित हेरिटेज भवन में चुनाव हुए। सचिव व संयुक्त सचिव पदों के लिए चुनाव मतदान कराया गया। सचिव पद के उम्मीदवार रुद्रपुर के हिमांशु सिंह को 8, जबकि उनके प्रतिद्वंदी खडीमा के अमित चंद को 7 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद पर नैनीताल के दीपक कुमार दास को 8 वोट मिले। इनके प्रतिद्वंदी लाल कुआं के भास्कर बमेठा के पक्ष में 7 विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने मतदान किया। दोनों प्रत्याशी एक मत से विजयी रहे। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी से एमपीपीजी कॉलेज हल्द्वानी के गौरव मटपाल, उपाध्यक्ष पद पर काशीपुर कॉलेज के जतिन कुमार छात्रा, उपाध्यक्ष पद पर हल्द्वानी महिला कॉलेज की भावना कांडपाल तथा एनएसयूआई से रामनगर कॉलेज के पीयूष रावत को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया। कुमाऊं में सोमवार को एकाएक मौसम ने करवट बदली। ठिठुरन भरी सर्दी की दस्तक शुरू होगी। तराई भावर कोहरे के आगोश में समाये रहे। पंतनगर आने वाली इंडिगो की लखनऊ और दिल्ली की उड़ान तो विजुअलिटी के चलते रद्द कर दी गई। इस मौसम में पहली बार कोहरे के चलते फ्लाइट रद्द हुई है। जीपी पंत विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी आर.के. सिंह के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक तराई से शीतलहर और कोहरा छाए रहने की संभावना है। मंगलवार को यूएस नगर में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डीएम यूएस नगर का कहना है कि जिले में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी स्कूलों में
बुधवार को अवकाश घोषित किया गया। हल्द्वानी में मंगलवार सीजन का सबसे ठंडा दिन आज 24 घंटे के बाद दिन के पारे में 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम 12.1 डिग्री और न्यूनतम 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को तत्काल चिकित्सा और सलाह उपलब्ध कराने के लिए स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया। यह ऐप दिल्ली एम्स की विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह ऐप क्लिनिकली प्रमाणित है। ऐप का लाभ मरीज और डॉक्टर दोनों निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। IIT रुड़की के निर्देशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि गर्भावस्था में ऐप का उपयोग अन्य किसी चिकित्सा से अधिक होता है। यह ऐप प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद स्थापित करने का आसान माध्यम है। ऐप में गर्भवती महिलाओं की दिक्कतों से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। IIT रुड़की में बायो साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग विभाग के साहिल शर्मा और प्रोफेसर दीपक शर्मा ने एम्स दिल्ली की प्रोफेसर बत्सला ददवाल और प्रोफेसर अपर्णा शर्मा ने यह ऐप तैयार किया है। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 28 दिसंबर से निर्धारित स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दी है। फिलहाल इसके लिए 10 जनवरी की तिथि तय की गई। विश्वविद्यालय परिषद समेत संबद्ध कॉलेजों में इस साल से पहली बार शिक्षा नीति के तहत स्नातक पहले सेमेस्टर में परीक्षा होनी थी। पूर्व में संबंधित परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय 12 दिसंबर की तिथि तय की। इस बीच 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई, जिस कारण तिथि में संशोधन कर 28 से परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। अब छात्र छात्राओं ने तथ्य रखा कि छात्र चुनाव में व्यस्त थे। चुनाव बाद विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने का निर्णय लेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्वच्छ राजनीति के सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। पूर्व सीएम नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति हर वर्ष स्वच्छ सभी और जन हितैषी राजनीति को सम्मान से नवाजती है। सीएम के साथ ही 7 अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। मंगलवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पूर्व सीएम स्वामी नित्यानंद की 94वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मान दी गई। इस मौके में सीएम ने प्रदेश के पहले सीएम रहे स्वामी नित्यानंद को नमन करते हुए उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा पुंज के समान है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के डबल इंजन की सरकार स्वामी के पदचिन्हों में चलते हुए राज्य के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। सरकार उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। हमारी सरकार राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत है। सम्मानित किए जाने के लिए आभार जताते हुए सीएम ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी भी यही कोशिश है कि सेवा परमो धर्मों के मंत्र को सार्थक करते हुए जनसेवा कार्य किए जाएं। सीएम ने स्वामी की स्मृति में राज्य में संसदीय परंपराओं की मजबूती और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयासों से संबंधित संसदीय संस्थान जैसी किसी संस्थान की स्थापना की भी बात की। कार्यक्रम में पद्मश्री बसंती बिष्ट, जितेंद्र जोशी, हरेंद्र कुमार गर्ग, डॉक्टर DM काला, प्रेम हिग्वाल को भी सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान रस्किन बॉन्ड एवं प्रसून जोशी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों का प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद रेखा वर्मा, नरेश बंसल, उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, समाजसेवी डॉक्टर S फारूक, डॉक्टर RK बख्शी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। महिला आरक्षण बिल के ड्राफ्ट की गलतियों को सुधार कर दोबारा राजभवन भेज दिया गया। राजभवन ने बिल में व्याकरण और तकनीकी शब्दावली में कुछ कमियों को इंगित करते हुए सरकार का ध्यान खींचा था। विधायी विभाग के सूत्रों ने बिल को दोबारा राजभवन भेजे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण होने की वजह से राजभवन की आपत्ति और सुझावों पर तत्काल अमल करते हुए इसे दुरुस्त कर दिया गया था। ऊर्जा निगम के बिजली दरों में बढ़ोतरी के मूल प्रस्ताव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। ऊर्जा निगम मैनेजमेंट ने बकायदा लिखित में निगम की स्थिति को स्पष्ट किया। साफ किया कि मूल प्रस्ताव में 10,394.42 करोड़ कुल राजस्व की आवश्यकता को मांगा गया था, जिसके हिसाब से बढ़ोतरी का प्रस्ताव आज भी 7.72% ही है। बिजली बिलों में बढ़ोतरी का मूल प्रस्ताव ऊर्जा निगम ने 15 दिसंबर को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। इसमें 7.72% की वृद्धि प्रस्तावित की गई थी। ऊर्जा निगम ने वर्ष 2023-24 के कुल खर्चे के रूप में 9,272.91 करोड़, वर्ष 2021-22 से पिछले वर्ष के राजस्व अंतर के रूप में 1121.51 करोड़ अतिरिक्त मांग की थी। निगम का तर्क है कि मौजूदा बिजली दरों के हिसाब से उनकी कुल कमाई 9,649 करोड़ है, जिसमें अतिरिक्त पावर सरचार्ज से मिलने वाला 762.42 करोड़ का राजस्व भी शामिल है। इस तरह कुल राजस्व असल खर्चे से 744.7 करोड़ कम है। ऐसे में इस अतिरिक्त पड़ने वाले 744.7 करोड़ के वित्तीय भार की वसूली के लिए बिजली दरों में 7.72% की वृद्धि प्रस्तावित की गई। निर्देशक कमर्शियल अजय अग्रवाल ने कहा कि मूल प्रस्ताव में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो उसे ऑडिट कमेटी और बोर्ड से पास कराना जरूरी होता है। पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस में वीआईपी के नाम सार्वजनिक करने पर जोर दिया। साफ किया कि इस केस का सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर गांधी पार्क में चल रहा धरना मंगलवार को समाप्त भी कर दिया गया। इस दौरान ऐलान किया गया कि अगला धरना इकबालपुर चीनी मिल पर 300 करोड़ के बकायदा भुगतान को लेकर किया जाएगा। गांधी पार्क पर धरना समाप्त करने से पहले हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के समाज के हर वर्ग से लोग बड़ी संख्या में जुटे। एक निर्दलीय दिवसीय धरना बाबा केदार और बद्री विशाल की पूजा कर समाप्त किया जाएगा। पंडित शशि वल्लभ शास्त्री ने पूजा अर्चना को संपन्न कराया। इस दौरान मंगलवार को धरने का विधायक मदन बिष्ट, ममता राकेश, पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी अपना समर्थन दिया। सुशासन दिवस के क्रम राजभवन के 25 अधिकारियों कर्मचारियों को अपने दायित्व को उत्कृष्ट निर्वहन के लिए सम्मानित किया गया। मंगलवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुरस्कार अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का परिणाम है। पुरस्कृत होने के बाद सभी की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई। जिस लगन और कर्तव्य निष्ठा के साथ आपका कार्य किया है उसे निरंतर जारी रखा जाए। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। इससे अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यशैली बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मौके पर प्रथम महिला गुरमीत कौर, वित्त नियंत्रक तृप्ति श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी मॉक ड्रिल के तहत जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को हल्द्वानी के अस्पतालों का जायजा लिया। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में ACMO डॉक्टर लक्ष्मी पंत व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुबह 11:38 STS से निरीक्षण शुरू किया। 2 बजे तक चली जांच में विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, ट्रामा सेंटर, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर, ICU, सेंट्रल लैब, वायरोलॉजी लैब आदि की व्यवस्थाएं देखी गई। STS में 15 वेंटिलेटर खराब मिले। वहीं यह भी पता चला कि 87 ICU में से 26 अब तक अस्पताल को हस्तांतरित ही नहीं हुए। बेस अस्पताल का ICU बिना स्टाफ के मिला। सबसे पहले टीम ने ऑक्सीजन प्लांट की जांच की। टीम ने एक प्लांट को चालू करने को कहा गया, तभी लाइट चलेगी। बाद में जनरेटर ऑन कर उसे चालू किया गया। सभी प्लांट चालू हालत में मिले। ट्रामा ICU में 14 बेड हैं जो हमेशा पैक रहते हैं। कोरोना होने पर ट्रामा सेंटर के मरीजों को कहां भेजा जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ICU की स्थिति ठीक मिली। वहीं 15 से ज़्यादा वेंटिलेटर खराब मिले, जबकि 138 चालू हालत में थे। यह 2 हाईटेक एम्बुलेंस हैं जिसकी संचालन नहीं के बराबर ही होता है। रामनगर मोहन के बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अब लाइव स्ट्रीमिंग तकनीक का सहारा लिया है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वाईफाई वाले कैमरे लगाए गए हैं। यह कैमरे वन कर्मियों के मोबाइल ऐप से कनेक्ट होंगे जिससे बाघ पर नजर रख सके। मोहन में वाईफाई का बाघ का आतंक जारी है। अब तक 3 लोगों के बाघ मार चुका है। 50 कर्मी, ड्रोन, 3 हाथी, 4 डॉक्टरों की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में लगी है। रेंजर शेखर तिवारी ने कहा कि बाघ काफी हिंसक है, इससे उन वन कर्मियों को भी खतरा है। बाघ पर नजर रखने का कोई वाईफाई वाले आधे दर्जन कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारियों के मोबाइल पर कैमरों से ऑनलाइन प्रसारण हो रही है। बताया कि बाघ के दिखते ही उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। हल्द्वानी 10 डिग्री तापमान, सर्द हवाएं, हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच रात 10 बजे अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठे 35 साल के मोहम्मद इसरार आसमान की ओर टकटकी दिखाई देख रहे थे। शायद वो सोच रहे कुछ दिनों बाद परिवार को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ सकती है। भीतर उनके बीमार जवान बेटी को मौत के बीच झूल रही है। किसी भी एकाएक घर से आवाज आती कि रात बहुत हो गई और ठंडे भी काफी, अंदर चले आओ नहीं तो बेटी की तरह बीमार पड़ जाओगे। अचानक सुनते ही किसकी चिंतन में डूबे इसरार का ध्यान टूट जाता है। मुंह से आवाज निकलती है, ऊपर वाले की जो मर्जी होगी वही होगा। फिर वही भीतर चले जाते हैं। मंगलवार रात को हिंदुस्तान टीवी ने बनबुलपुरा के रेलवे की भूमि में रह रहे लोगों की दिक्कतों और लोगों की स्थिति को लेकर पड़ताल की। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इस दौरान जिले के बिंदुखत्ता, दम्माढूंगा समेत US नगर जिले के वन भूमि पर दर्शकों से चल रहे लोगों के मालिकाना हक को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने मामले में उच्च स्तरीय बैठक को कराने का आश्वासन दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री भट्ट ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय वन मंत्री को बताया कि बिंदुखत्ता, दम्माढूंगा, बग्गा चौवन, हंसपुर खत्ता, धोनी खत्ता, ओरई खत्ता, जैला खत्ता, रिखाल खत्ता, पीला पानी खत्ता, आमडंडा खत्ता, कार्बेट टाइगर के आसपास के पास 5 खत्ते, 2 टोंगिया गांव, 12 मन गांव सितारगंज में, लोका, गोठा, बनखुरिया, तूक में रहने वाले आबादी से पहले से बचे हैं। भट्ट ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बताया कि बिंदुखत्ता, दम्माढूंगा समेत सभी स्थानों का भौतिक निरीक्षण करना जरूरी है ताकि वास्तविक स्थिति सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा जा सके। नए साल में नैनीताल चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों को स्नो लेपर्ड, हिमालयन थार देखने को मिलेंगी। दार्जिलिंग चिड़ियाघर से हिमालयन थार को नैनीताल जू लाने की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। जल्द ही सभी वन्यजीव चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाएंगे। बदले में नैनीताल जू से घूरण, चीर,
फिजेंट और क्लीच फिजेंट दार्जिलिंग चिड़ियाघर को देने और हिमालयन थार ब्लू शिप को नैनीताल लाने का फैसला किया गया। वहीं चिड़ियाघर प्रबंधन ने नए जानवरों को लाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हिमालयन थार दक्षिणी तिब्बत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भूटान और नेपाल में हिमालय का मूल प्राणी है। इसे अत्यधिक शिकार और इसके प्राकृतिक आवासों में बढ़ रही मानवीय हस्तक्षेप की घटना के बाद इनकी जाति में मंडरा रहे संकट को देखते हुए हिमालयन थार को संकटग्रस्त जाति घोषित किया गया, जिसे अब नैनीताल चिड़ियाघर लाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके अलावा एक स्नो लेपर्ड को नैनीताल चिड़ियाघर मंगाने के लिए लेह लद्दाख चिड़ियाघर से संपर्क किया गया है। अब सब ठीक रहा तो जल्द ही लद्दाख चिड़ियाघर से स्नो लेपर्ड की नैनीताल जाने की स्वीकृति मिल जाएगी। आपको नैनीताल चिड़ियाघर में विभिन्न प्रजातियों के 231 वन्य जीवों को संरक्षित किया गया, जिसमें 33 प्रजातियों के 95 सुंदर पक्षी में शामिल है। इनके दीदार के लिए रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं, मगर जू के कई प्राणी अपनी औसत उम्र को भी पार कर चुके हैं। वहीं कुछ ही उम्र में पूर्व में मौत हो जाने के कारण प्राणियों के जोड़ों का अभाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए चिड़ियाघर प्रबंधन अब कुछ और प्राणियों का विनिमय कर नए जानवर नैनीताल चिड़ियाघर लाने में जुटा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2023 का परीक्षा कैलेंडर देर रात जारी कर दिया है। बैठक के बाद 32 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया। शासन से प्राप्त यूपीएसएससी की कुल 15 परीक्षाओं को परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया है। करीब 5,700 पदों पर रिक्ति विज्ञापन जारी किए गए हैं। बैठक के बाद जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष पूर्व सचिव डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा कैलेंडर आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर अपलोड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा कैलेंडर पीसीएस परीक्षा 2023, लोअर पीसीएस, सिविल जज, जुडिशियल, एआरओ, जेई, वन क्षेत्राधिकारी, एपीएस परीक्षा शामिल है। इसके अलावा गृह विभाग, पशुपालन, न्याय विभाग समेत कई अन्य विभागों की भर्तियां में शामिल है। डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि परीक्षा कैलेंडर में संघ लोक सेवा आयोग तथा नई दिल्ली द्वारा जारी परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखा गया है, ताकि परीक्षाओं की तिथियां आपस में ना टकराएं। उन्होंने कहा कि समस्त परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी। पहली भर्ती 18 जनवरी को राजस्व विभाग की जारी की जाएगी, जबकि दूसरी भर्ती वन विभाग की 22 जनवरी को जारी होगी। जनवरी में 2 भर्ती निकाली जाएंगी, जबकि सबसे अधिक अप्रैल में 4 विभागों में भर्तियां निकाली जाएंगी। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने बेमियादी धरना 9वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से न्याय की गुहार लगाई। आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने दोहरा मापदंड अपनाकर कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जो न्यायसंगत नहीं है। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों ने कहा कि 2000 से अब तक जो भी नियुक्तियां विधानसभा में हुई उन नियुक्तियों को डीके कोटिया कमेटी की ओर से अवैध घोषित किया गया, लेकिन 2016 से भर्ती हुए कर्मचारियों को ही बर्खास्त किया गया। आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने हित को साधने का कार्य किया, साथ ही अपनी राजनीति चमकाई गई है। आखिर अगर कमेटी की रिपोर्ट सही है तो 2000 से 2022 तक सभी भर्तियों को एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए।